हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 7 दिसंबर के एडिटोरियल सेशन की। और क्लास स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी इस कोर्स के बारे में। ये कोर्स उपलब्ध है एप्लीकेशन पर और यहाँ अभी तक 4 पार्ट्स नाउन के अपलोड किए जा चुके हैं। 5th पार्ट आपको कल मिल जाएगा। यहाँ जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ उपलब्ध होगा, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। 90+ वीडियो लेक्चर्स यहाँ मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। हर एक लेक्चर में यहाँ पे आप देखिए ड्यूरेशन भी मैंने मेंशन किया है 50 to 75 मिनट्स। जिस दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद से 2 साल तक आप इसे देख पाएंगे। 2 इयर्स की वैलिडिटी यहाँ पे मिलेंगी, जितनी बार चाहें उतनी बार देख पाएंगे। इस एक कोर्स से आप बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से, खास तरीके से डिजाइन किया गया है और यहाँ रूल आपको रटवाए नहीं जाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट की विस्तार में चर्चा होगी ताकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश, उनके लिए भी बहुत उपयोगी ये कोर्स है, बाय कर सकते हैं। तो ये वाला कोर्स आपको मिलेगा इस एप्लीकेशन पर। ये डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं इस एप्लीकेशन पर, जिनमें से एक है क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का। जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल यहाँ प्रोवाइड आपको करवाया जाता है वो सब के सब आपको न्यूज़पेपर से बनाकर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। पीडीएफ मिलता है, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। वोकैबुलरी की ई बुक्स उपलब्ध हैं। 2 ई बुक्स वोकैबुलरी के लिए हैं। एक ई बुक है वो डिफेंस के बच्चों के लिए पेपर सेट्स के रूप में उपलब्ध है, ये आप बाई कर सकते हो। ये वाला जो बैच है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जो कि अब वेंसडे से स्टार्ट होगा, तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, उसके लिए जा सकते हैं आप। 2 एडिटोरियल्स मिलेंगे, जिनमें से एक एडिटोरियल तो जो शाम को 5 बजे आप देखते हैं वही मिलेगा, अर्ली एक्सेस मिलता है। पीडीएफ इसमें उपलब्ध होता है। एक और खास बात है कि यहाँ पर एक और पीडीएफ मतलब वीडियो सॉल्यूशन, मतलब वीडियो लेक्चर मिलेगा पीडीएफ के साथ, वो आपको लेट नाइट में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। कॉमन एरर से करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, कॉमन एरर्स आज ही के एडिटोरियल से ली गई हैं। तो कॉमन एरर्स आपको हमेशा वही डिस्कस हम करते हैं जो भी आप लोग एडिटोरियल में पढ़ते हो। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, इंडियाज डेलीगेट ऑल्सो अक्यूज्ड, डेलीगेट का मतलब प्रतिनिधि को बोलते हैं, तो भारत के प्रतिनिधि ने साथ ही आरोप लगाया है पाकिस्तान ऑफ, तो अक्यूज के साथ में ऑफ लगेगा। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। किसका आरोप लगाया है? कल्चर ऑफ हेटेड, इस कल्चर का, कि ये पाकिस्तान जो है मतलब नफरत की माहौल बनाता है, इसका आरोप लगाया है। और किसके खिलाफ माहौल बनाता है? भारत में धर्मों के खिलाफ। एंड फोस्टर क्रॉस बोर्डर टेररिज्म, यहां प्रॉब्लम है, 2 नंबर में एरर होगा, क्योंकि आप देखिए ऑफ लगा हुआ है, प्रेपोजिशन है, क्योंकि देखो एंड लगा हुआ है, एंड के बाद आया हो भले ही, लेकिन ये तो प्रेपोजिशन है ही। कि आरोप किस चीज का लगा हुआ है? तो आरोप लगाया है फोस्टर करने का। फोस्टर का मतलब पोषित करना होता है, स्टिमुलेट करना होता है, एनकरेज करना होता है, तो इसलिए फोस्टरिंग होना चाहिए। चूंकि प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ था, इसके बाद जो वर्ब लगेगी वो आईएनजी फॉर्म में लगेगी। ये तो हम हर दिन पढ़ते ही हैं, तो आपका आंसर 2 नंबर। सेकंड क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द गवर्नमेंट थॉट्स का मतलब होता है विफल कर देना, फॉइल कर देना, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार यहां पे थॉट्स पाकिस्तान पर्टिकुलरली इंसीडियस अटेम्प्ट्स, पाकिस्तान का विशेष करके इंसीडियस का मतलब होता है बहुत ही अनप्लीजेंट, बहुत ही डेंजरस, घातक प्रकार का। अटेम्प्ट्स टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी फॉर इंडिया, तो पाकिस्तान प्रयास जो करता है कि भारत के खिलाफ विवाद खड़ा करे। तो कंट्रोवर्सी किसके खिलाफ? तो यहां फॉर ना लग के क्या लगेगा? अगेंस्ट। आंसर क्या होगा? 3 नंबर। और तीसरा क्वेश्चन है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप एक्ट की बात करते हो, अधिनियम की बात करते हो, तो वहां पे द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1 नंबर। समझ में आ गई बात आपको? इस तरीके से आपको ये एरर्स करनी थी। अब हम आ जाते हैं इस आर्टिकल पर। कल्चर एंड पीस नाम से आज का फर्स्ट एडिटोरियल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड तक सेशन को देखना है, हर बात को नोट करते चलना। पिछले सेशंस में जो भी सीखा है उसको रिवाइज करके आप यहाँ ये सेशन देखा करें, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अधिक बेनिफिट इससे मिले तो। क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जिसमें ग्रामर भी सीखते हैं, ट्रांसलेशन भी सीखते हैं, वोकैबुलरी भी सीखते हैं, कैसे कॉम्प्रिहेंशन वाले सेगमेंट को, क्लोज टेस्ट को, पैराजंबल को और आरसी को कैसे सोल्व करें, वो भी आप यहाँ पे सीखेंगे। कल्चर एंड पीस का मतलब क्या है? कल्चर का मतलब संस्कृति है और पीस का मतलब शांति है। तो कल्चर एंड पीस का मतलब संस्कृति और शांति, ये इस विषय में है। और यहाँ यूएन ने थोड़े से कुछ धर्मों के बारे में कहा है कि इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, इनके खिलाफ जो हेटर्ड की भावना है उसको रोकना चाहिए। तो भारत ने यहाँ ऑब्जेक्शन किया कि भाई इन्हीं के खिलाफ क्यों, इन्हीं की बात ही क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं आप और धर्मों की बात कर रहे हो? ऐसा कुछ आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट,
इन मतलब में ए एक, स्ट्रॉन्ग का मतलब कड़े, स्टेटमेंट का मतलब वक्तव्य। स्टेटमेंट नाउन है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, इन प्रेपोजिशन है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में कहां पे दिया स्टेटमेंट? यूएन जनरल असेंबली, इसी को यूएनजीए भी कह सकते हो, इसी को कई बार आपको यूएनजीए देखने में मिलेगा, बात एक ही है। तो कहां पर ये स्टेटमेंट दिया? यूएन जनरल असेंबली में। और यूएन जनरल असेंबली क्या कर रही थी? यहां पे डिस्कस कर रही थी। डिस्कस के बाद में याद रखेंगे, डिस्कस इफ इट इज यूज्ड एज ए वर्ब, तो वहां पे आप प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, और जनरली इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि डिस्कस के साथ में अबाउट दे रखा होता है, वो गलत करना होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो कि यूएन जनरल असेंबली में दिया गया, डिस्कस करते हुए रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस। रेजोल्यूशन का मतलब प्रस्ताव होता है, और चूंकि प्लूरल बना हुआ है तो कह सकते हो कि ये नाउन है। जिस भी शब्द का प्लूरल बने, जिस शब्द को काउंट कर सकते हो, वो सब नाउन कहलाते हैं, तो ये नाउन है। ठीक है। ऑफ द यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, इसको यूएनएओसी बोलते हैं, यूएनएओसी। तो यूएनएओसी के रेजोल्यूशंस को डिस्कस करते हुए जो यूएन जनरल असेंबली डिस्कस कर रही थी, यहां पे जो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो दिया, और किस बात को लेकर यहां पे रेजोल्यूशंस थे? ऑन द कल्चर ऑफ पीस, शांति की कल्चर, इस बारे में। इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में भारत ने क्रिटिसाइज किया, भारत ने आलोचना की। क्रिटिसाइज को आप देखेंगे आगे डिक्राई भी बोलते हैं, DECRY। डिक्राई का मतलब आलोचना करना होता है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने यहां पे आलोचना की है। किसकी? द वर्ल्ड बॉडी, वैश्विक निकाय की। ये वर्ल्ड बॉडी कौन सी है? ये यूएन की बात कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा है। तो यूएन के लिए कह रहा है, तो यहां वर्ल्ड बॉडी की यहां आलोचना की है भारत ने। किसके लिए? फॉर व्हाट इट कॉल्ड सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब चयनात्मकता कह सकते हो। मतलब आप कोई चीज को केवल एक ही चीज को फोकस करें और चीज को ना करें, तो इसका मतलब आपका जो रवैया है वो सेलेक्टिविटी की ओर जाता है। आप किसी भी चीज को जो अप्रोच करते हैं वो किसी चुनकर अप्रोच करते हैं। ठीक है। तो व्हाट इट कॉल्ड सेलेक्टिविटी, जो कि इसने कहा, इट को देखकर, इट यहां पे सब्जेक्ट दी इसकी वर्ब, इन सीकिंग टू प्रोटेक्ट, सीकिंग तलाशना, चाहना। तो सेलेक्टिविटी किस चीज में? सेलेक्टिविटी ये चाहने में, टू प्रोटेक्ट अब्राहमिक रिलीजन्स। अब अब्राहमिक रिलीजन्स कौन से हैं? वो धर्म जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज्म है। ठीक है, जुडाइज्म यहूदियों से संबंधित होता है। तो इन धर्मों को प्रोटेक्ट करने के संदर्भ में जो सेलेक्टिविटी अपनाई है, और इन धर्मों का ओवर अदर्स, दूसरे धर्मों की जगह यहां पर इनको ज्यादा, मतलब क्या कह सकते हो, प्रेफरेंस दिया गया है, उसको लेकर भारत ने यहां पे क्रिटिसाइज किया है वर्ल्ड बॉडी को। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको आसान करेंगे। देखिए, इन अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, एक बहुत ही कड़े संदेश में, कड़े स्टेटमेंट में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट में, कहां पर? यूएन जनरल असेंबली में, डिस्कसिंग रेजोल्यूशंस ऑफ द यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस। तो यूएन जनरल असेंबली में जो डिस्कशन चल रहा था प्रस्ताव के बारे में, किसके प्रस्ताव हैं? यूएनएओसी के। किस बात को लेकर? पीस ऑफ कल्चर को लेकर। ठीक है। भारत ने यहां पे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए क्रिटिसाइज किया है वर्ल्ड बॉडी को, मतलब यूएन को। किसके लिए? फॉर व्हाट इट कॉल्ड सेलेक्टिविटी। फॉर किसके लिए? है ना, के लिए फॉर लग गया। व्हाट इट कॉल्ड, जिसे कि इसने कहा, मतलब भारत ने कहा है कि ये सेलेक्टिविटी है, कि आप चयन करके एक खास तबके की ओर ही केवल ध्यान दे रहे हो। और चयन किसके लिए करके? इन सीकिंग टू प्रोटेक्ट, ये चाहने के लिए, मतलब ये जो है, मतलब यूएन जो है वो यहां क्या चाह रहा है? प्रोटेक्ट करना। किसको? अब्राहम रिलीजन्स को। इन रिलीजन में कौन कौन आता है? इस्लाम आता है, क्रिश्चियनिटी आता है, जुडाइज्म आती है। और ओवर अदर्स का मतलब दूसरों पर इनको प्रेफरेंस दी जा रही है। इस बारे में भारत ने कहा है कि सिलेक्टिविटी अपना रहा है, इसलिए यहां पे वर्ल्ड बॉडी की क्रिटिसाइज किया गया है, आलोचना की गई है। आगे देखो, द इंडियन डेलीगेट पॉइंटेड आउट, भारतीय डेलीगेट ने, भारतीय प्रतिनिधि ने, पॉइंट आउट का मतलब होता है इंडिकेट करना, पॉइंट आउट इंडिकेट करना होता है, मतलब इशारा करना। ठीक है। तो भारतीय डेलीगेट ने पॉइंट आउट किया क्या? दैट प्रीवियस रेजोल्यूशंस, की पिछले जो रेजोल्यूशन नाउन है, प्रीवियस एडजेक्टिव है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो OUS सफिक्स जुड़ा हुआ है। देखो, एक चीज होती है अफिक्स, अफिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। जो शब्द के पहले जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स,
बाद में जुड़ता है वो सफिक्स, तो OUS कहां जुड़ा हुआ है? लास्ट में, इसलिए ये क्या है? ये हो गया सफिक्स। तो ये जो OUS एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो कहलाते हैं क्या? वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स जनरली। तो इंडियन डेलीगेट ने पॉइंट आउट किया कि जो प्रीवियस रेजोल्यूशंस हैं, है ना, मतलब जो पिछले प्रस्ताव हैं, किसके? UNAOC के। UNAOC क्या है? वो देखो, ये फुल फॉर्म थी UN अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस, ठीक है, इसको ऐसे ही पढ़ लो आप। तो UNAOC के जो पिछले प्रस्ताव हैं डेटिंग बैक टू 2006, और कितने पीछे? 2006 की बात है, ठीक है। पिछले प्रस्ताव, डेट बैक का मतलब भूतकाल में जाइए आप यहां तक। तो इसके जो प्रस्ताव 2006 के प्रस्ताव थे ना, उसमें हैड रिपीटेडली डिक्राइड, डिक्राई का मतलब आलोचना करना है, क्रिटिसाइज करना है, अभी बताया था मैंने आपको। तो इसने ये कहा कि जो पिछले प्रस्ताव थे 2006 वाले UNAOC के, उसमें पिछले प्रस्तावों ने क्या किया था? डिक्राई किया था, आलोचना की थी, कड़े शब्दों में आलोचना की थी। किसकी? द हेटर्ड अगेंस्ट दोज रिलीजन्स, कि इन धर्मों के खिलाफ। दोज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, दीज, दोज, दिस, दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। ये प्रोनाउन तब होते हैं जब इसके बाद में नाउन नहीं होता। ये यहाँ पे नाउन दे रखा है इसलिए प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउन हो इनके बाद में तो ये एडजेक्टिव, चाहे वो दिस हो, चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो। दोज के साथ नाउन कैसी आती है? प्लूरल। तो यहाँ रिलीजन नहीं आ सकता, रिलीजन्स आएगा, ठीक है। तो यहां कहना चाहता है कि भाई UNAOC के जो पिछले प्रस्ताव थे 2006 में, उसमें इसने बहुत बार बार में, रिपीटेडली एडवर्ब हो गया, बार बार में आलोचना की थी। किस बारे में? उन धर्मों के खिलाफ, नफरत जो है उस बारे में आलोचना की थी। धर्म कौन कौन से? इस्लामोफोबिया, फोबिया का मतलब वैसे डर होता, लेकिन यहां पे नफरत कह दीजिए, इस्लाम के खिलाफ नफरत के बारे में। क्रिश्चियनोफोबिया, जो ईसाई धर्म है उसके खिलाफ नफरत है, उसके बारे में। एंटी सेमिटिसिज्म, ये भी बात वही है। सेमिटिक जो होता है वो यहूदी को बोलते हैं। सेमिटिक जो शब्द होता है SEMITIC, वो यहूदी है। एंटी लग गया मतलब उसके विरोध में। यहूदियों के खिलाफ जो नफरत है उसके बारे में आलोचना की थी। लेकिन भारत ने कहा डिडंट कंडेम। एक तो डिड के साथ में V0 आता है, बेस फॉर्म आती है। कंडेम का मतलब डिक्राई है, डिक्राई को ही कंडेम कहते हैं, डिक्राई को ही क्रिटिसाइज कहते हैं। लेकिन इसने मतलब UNAOC के प्रस्ताव है उसमें आलोचना नहीं की गई अटैक्स ऑन, किसकी आलोचना नहीं की गई? उन हमलों की। अटैक यहां पे नाउन है इसलिए ऑन है, अटैक वर्ब के रूप में होता तो इसके साथ में ऑन नहीं लगाते, ठीक है। जो हमले हुए किस पर? अदर रिलीजियस ग्रुप्स, अन्य जो धार्मिक संगठन है उन पर। ग्रुप्स नाउन है, रिलीजियस एडजेक्टिव है, फिर देखो US आ रहा है, ठीक है। तो पिछले मतलब जो अन्य धार्मिक संगठन है उन पर जो हमले हुए उनके बारे में आलोचना नहीं की। और उन ग्रुप्स में शामिल कौन कौन है? हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। सबके सब नाउन है क्योंकि एस जुड़ा हुआ है, प्लूरल बन रहा है। हिंदुओं पर, सिखों पर, बुद्धिस्ट पर, इन सब पर जो हमले हुए उनके बारे में आलोचना नहीं की गई थी। हु हैव, हु किसके लिए? इन हिंदूज के लिए, सिख्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, ठीक है। जिन्होंने की क्या किया? हैव सफर्ड टेरर स्ट्राइक्स। देखो, सफर का मतलब पीड़ित होना भी होता है, सफर का मतलब एक्सपीरियंस करना भी होता है, सफर का मतलब भुगतना भी होता है। तो इन्होंने क्या भुगता था? टेरर स्ट्राइक्स, इन पर आतंकी हमले हुए। टेरर का मतलब आतंक, स्ट्राइक्स का मतलब हमले। स्ट्राइक्स नाउन है क्योंकि ये एस जोड़ रखा है, स्ट्राइक्स प्लूरल बना रखा है। तो इन पर आतंकी हमले हुए थे। और इन्होंने देखो हैव दे रखा है ना, तो एंड के बाद में इसने क्या किया? रिपीट नहीं किया हैव को, है ना। यहां पे हैव है, इसको इसने रिपीट नहीं किया है। बगैर इसके रिपीटेशन के ही आप ये अर्थ निकालेंगे कि हैव सीन। और इन्होंने, किन्होंने? हिंदूज ने, सिख्स ने और बुद्धिस्ट ने देखा है, हैव सीन। देयर, देयर इसलिए कि प्लूरल सर, तो पजेसिव एडजेक्टिव देयर हो गया। श्राइन्स, श्राइन का मतलब होली प्लेस, जो भी इनके पवित्र स्थल हैं, धार्मिक स्थान हैं, तीर्थ स्थल हैं, इनको बोलेंगे होली प्लेसेस को श्राइन्स, ठीक है। इन्होंने देखा है अपने श्राइन्स को, अपने धार्मिक स्थलों को डेस्ट्रॉयड, क्या देखा है? नष्ट हुआ, नष्ट हो गए थे इनके धार्मिक स्थान। कहां पर? अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। एक बार फिर आ जाओ। इंडियन डेलीगेट जो है, भारतीय जो प्रतिनिधि है, उसने यहां पे इशारा किया, पॉइंट आउट किया। क्या पॉइंट आउट किया? कि जो पिछले रेजोल्यूशंस थे UNAOC के 2006 वाले, उन्होंने बार बार में आलोचना की थी इन धर्मों के खिलाफ जो नफरत है उनके बारे में। इस्लामोफोबिया है, क्रिश्चियनोफोबिया है, एंटीसेमिटिसिज्म है, मतलब इस्लाम के खिलाफ नफरत है, ईसाइयों के खिलाफ नफरत है, और जो यहूदियों के खिलाफ नफरत है उसकी। लेकिन इन प्रस्तावों ने आलोचना नहीं की उन हमलों के बारे में जो हमले किए गए अन्य धार्मिक ग्रुप्स पर। और उन ग्रुप्स में शामिल कौन है? हिंदूज हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकी हमले यहाँ पे अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, भुगते हैं, और साथ ही इनके धार्मिक स्थल जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए गए हैं। अब देखो यहां जो श्राइन्स है, सीन देयर श्राइन्स, अब श्राइन्स के बाद में डिस्ट्रॉयड है, ये पोस्ट एडजेक्टिव है,
ठीक है ना। नाउन के बाद में जब आप लगाते हो एडजेक्टिव तो उसे पोस्ट पोज्ड कहा जाता है। कई प्रकार होते हैं, एट्रीब्यूटिव होता है, प्रेडिकेटिव होता है, पोस्ट पोज्ड होता है, ये सब एडजेक्टिव के प्रकार हैं। इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कहां कहां पर? अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो ये हो गया आपका सेकंड स्लाइड में। आगे आ जाते हैं। इन पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेशली, विशेष करके, विशेष कर, ठीक है। तो विशेष रूप से इंडिया सेड, भारत ने कहा, क्या कहा? द यूएनजीए स्टेटमेंट वेलकम्ड, कि यूएनजीए मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र आम सभा, क्या था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो भारत ने कहा कि जो यूएनजीए स्टेटमेंट है वेलकम्ड, इसने स्वागत किया। यूएनजीए के द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया, उसमें स्वागत किया गया था किसका? द करतारपुर गुरुद्वारा कॉरिडोर। करतारपुर एक पाकिस्तान में जगह है, गुरुद्वारा कॉरिडोर इसको बोलते हैं। कॉरिडोर एक तो गलियारा होता है। कॉरिडोर का मतलब यहां पे ये है कि किसी भी देश की बहुत बड़ा एक जमीन का हिस्सा, अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, ठीक है, जो कि दूसरे देश से कनेक्ट हो, दूसरे देश की ओर जाती है, उसे बोलते हैं आप कॉरिडोर। तो कह रहा है कि विशेष रूप से भारत ने कहा कि यूएनजीए स्टेटमेंट ने करतारपुर गुरुद्वारा जो कॉरिडोर है, ये जो अग्रीमेंट था, उसका स्वागत किया। किसके बीच? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिटवीन के साथ जब कंजंक्शन लगाने की बारी आती है तो टू मत लगाना, एंड लगता है। और जनरली क्या होता है कि टू लगा के दे देते हैं हम लोग फ्लो में ऐसा सोचते हैं कि ठीक ही है, ये गलत नहीं है, लेकिन वास्तव में गलत है। बिटवीन के साथ में एंड आएगा, टू नहीं आएगा, ठीक है। बट फेल्ड, लेकिन यूएनजीए जो स्टेटमेंट है वो असफल रहा, ये भारत ने कहा है, लेकिन वो असफल रहा टू नोट, ये चीज नोट करने में। क्या चीज नोट करने में? दैट पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर, कि पाकिस्तान की सरकार ने टेक ओवर किया। टेक ओवर का मतलब अपना अधिकार कर लिया या अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। द मैनेजमेंट ऑफ द सिख श्राइन, किसका मैनेजमेंट? यहां जो सिख श्राइन कौन सा? गुरुद्वारा, जो ये कॉरिडोर था ना, इसी की बात कर, करतारपुर गुरुद्वारा वाला जो सिख श्राइन का मतलब सिखों का जो धार्मिक स्थल है, उसका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इसके बारे में ये इसने नोट नहीं किया, इस बारे में इसने कुछ नहीं कहा यूएनजीए स्टेटमेंट में, ये भारत ने कहा है। विच इट कोल्ड, जिसे कि इट कोल्ड, इट भारत के लिए है, कोल्ड कहा है अ कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब है ये वाला वायलेशन। इसी को आप कॉन्ट्रावेंशन को ब्रीच भी कह सकते हो, BREACH, और इसी को आप इन्फ्रिंजमेंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इन्फ्रिंजमेंट। तो ये सब कह सकते हो इसको आप। उल्लंघन को बोलते हैं कॉन्ट्रावेंशन। तो जिसे कि भारत ने कहा कि ये उल्लंघन है किसका? अग्रीमेंट का, समझौते का। एंड ए वायलेशन, और उल्लंघन है किसका? सिख बिलीफ्स का, जो सिख लोग हैं उनके विश्वास हैं, उनका उल्लंघन है। एक बार फिर देखो, तो विशेष रूप से भारत ने कहा कि यूएनजीए स्टेटमेंट जो है उसने करतारपुर गुरुद्वारा जो कॉरिडोर अग्रीमेंट हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, उसका स्वागत किया था। लेकिन साथ ही भारत ने यह भी कहा कि यूएनजीए स्टेटमेंट जो है वो इस बात को नोट करने में असफल रहा कि पाकिस्तान की सरकार ने ये सिखों का जो धार्मिक स्थल है, जो करतारपुर गुरुद्वारा है, उस पर टेक ओवर कर लिया, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस बात को नोट करने में यूएनजीए स्टेटमेंट असफल रहा, जिसे कि भारत ने कहा कि ये जो समझौता हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसका उल्लंघन है और ये सिखों के विश्वास का भी उल्लंघन है। समझ गए? अब देखो, ये ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है तो वायलेशन यहां पे नाउन कहलाएगा, ठीक है। आर्टिकल लगा हुआ रहता है किसी शब्द के पहले तो वो एक नाउन हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही कॉन्ट्रावेंशन है, वो भी नाउन है। इसको वैसे भी समझ सकते हो कि TION एंडिंग वर्ड्स होते हैं, वो भी नाउन होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नाउन कौन सी है, अगर मैं ये कहूं कि नाउन कौन सा है, तो देखो बहुत सीधा सिंपल सा खेल होता है कि जब भी कोई काउंटेबल नाउन होती है ना, तो उसकी दो ही कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो कॉमन नाउन या फिर कलेक्टिव नाउन। अगर काउंटेबल नाउन नहीं होती हैं, अनकाउंटेबल है, तो दो ही कैटेगरी मान के चलना, या तो मटीरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे आप पहुंच सकते हो उस हिसाब से उस चीज तक। अब कोई चीज अगर आप दिखती नहीं है आपको, है ना, अगर कोई चीज आपको दिखती नहीं है, अगर कोई फिजिकल फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, तो वो जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में। इस तरीके से आप किसी भी नाउन को पहचानने का काम कर सकते हो। खैर, हमारी यहां पे मूल बात यह है कि TION एंडिंग वर्ड्स नाउन हो सकते हैं, तो ये नाउन है। आगे आ जाओ। इंडियाज डेलीगेट, भारत के प्रतिनिधि ने ऑल्सो एक्यूज्ड, यही तो दिया था मैंने कॉमन एरर में, तो भारत के प्रतिनिधि ने यह भी एक्यूज किया। ऑल्सो का प्रयोग जो है वो आप मैन वर्ब से पहले करते हो। एक्चुअल में ऑल्सो जो है एक एडवर्ब का काम करता है, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये एडवर्ब का काम करता है। जब हेल्पिंग वर्ब होती है
तो हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में लग जाता है। जब ये केवल मैन वर्ब दे रखी है तो मैन वर्ब से पहले, एक्चुअली में जिस चीज को क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब करता है, जनरली एडवर्ब उससे पहले ही प्लेस किया जाता है। तो यहाँ पे अक्यूज की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑल्सो यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो। अक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है, ठीक है। तो भारत के प्रतिनिधि ने यहाँ पे पाकिस्तान पर आरोप लगाया है, किसका? कल्चर ऑफ हेटर्ड, कि पाकिस्तान पे आरोप लगाया है नफरत की एक कल्चर का, नफरत की एक संस्कृति का, अगेंस्ट रिलीजन्स इन इंडिया। और किसके खिलाफ नफरत फैला रहा है पाकिस्तान? भारत में धर्मों के खिलाफ। एंड फोस्टरिंग, अब देखो फोस्टरिंग क्यों, क्योंकि ये ऑफ तो लगा हुआ था ही, इसके साथ में अपने वर्ब लगाई तो फोस्टरिंग आ गया। फोस्टरिंग का मतलब क्या है? फोस्टरिंग का मतलब आप कह सकते हो स्टिम्युलेट, मतलब एक प्रकार से उत्प्रेरित करना है ये। एनकरेज भी कह सकते हो, एनकरेज, ठीक है। फोस्टर का मतलब ये है। और साथ में पाकिस्तान पे आरोप लगाया कि पाकिस्तान क्या करता है? फोस्टर करता है। पाकिस्तान मतलब पोषित करता है, पाकिस्तान यहां पे स्टिम्युलेट करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद को। एंड सेड, और कहा, अ कल्चर ऑफ पीस कैन नॉट एग्जिस्ट। और भारत ने ये कहा, अब देखो यहां भारत ने ये कहा कि लगना चाहिए, दैट लगना चाहिए, लेकिन आप यहां पे दैट नहीं लगाओगे तो भी सेंस निकल जाएगा, तो इसको एरर नहीं मानना है आपको। और भारत ने ये कहा कि कल्चर ऑफ पीस, जो संस्कृति है किसकी? शांति की। अगर आप चाहते हो कि शांति स्थापित हो तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एक काम की बात है, कैन और नॉट को दूर मत लिखना, आप कैन और नॉट को नजदीक लिखते हैं, स्पेस नहीं आता बीच में कैन और नॉट में, ठीक है। तो भारत ने ये कहा कि जो पीस की संस्कृति है, जो शांति है, वो स्थापित नहीं हो सकती अनटिल दैट इज चेंज्ड। कब तक? जब तक कि ये जो चीज है वो बदले नहीं, ये जो माहौल है कि पाकिस्तान का जो रवैया है वो बदलेगा नहीं, तब तक यहां पे कल्चर ऑफ पीस स्थापित नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? दैट को देखकर इज है, इज चेंज्ड पैसिव वॉइस है, और अनटिल का मतलब जब तक कि न होता है, समय के लिए आता है, याद रखेंगे। इसके साथ में कभी नोट लगा हुआ मिल जाए आपको, इसके आगे, इसके सामने, मतलब जो अनटिल वाला क्लोज है उसमें नोट लगा हुआ मिल जाए तो गलत करना होता है। अनटिल टाइम के लिए आता है, अनटिल और अनलेस को मिक्स नहीं करना है। अनलेस शर्त बताता है, ये टाइम बताता है, एक दूसरे के अलग चीजें हैं, डिफरेंट एक दूसरे से, सेम नहीं है। आगे आ जाओ। अबव ऑल, अबव ऑल का प्रयोग, आप एक फ्रेज है, इसका प्रयोग कब करते हो? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंटली। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि द इंडियन स्टेटमेंट, कि भारत का जो स्टेटमेंट है उसमें क्या कहा गया? भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया उसमें क्या कहा गया? तो उसमें कहा गया द यूएन सेलेक्टिविटी, कि यूएन की जो ये चयनात्मकता है, सेलेक्टिविटी है, कि यूएन एक प्रकार से कुछ ही धर्मों के बारे में बात कर रहा है। ये जो बात है, एक बात और समझना कि ये जो नाउन का जो प्रयोग है ना, नाउन किसी सेंटेंस में जब लगता है तो कुछ उसके फंक्शन होते हैं। जैसे नाउन लगता है सब्जेक्ट के रूप में, नाउन लगता है ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन लग सकता है प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, नाउन लग सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में, नाउन लग सकता है पजेसिव फॉर्म में। तो ये पजेसिव फॉर्म में है यूएन सेलेक्टिविटी। अपोस्ट्रोफी के बाद एक बात याद रखना हमेशा, अपोस्ट्रोफी जिस शब्द के साथ लगा है वो भी नाउन होगा, अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द लगा है वो भी नाउन होगा, दोनों चीजें नाउन होती हैं। तो यूएन भी नाउन है और यूएन अपोस्ट्रोफी एस के बाद सेलेक्टिविटी है, ये भी नाउन है। और वैसे बता दूं मैं आपको कि टीवाई एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं, जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, ये सब नाउन है। एजिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन या संरक्षण कह दो इसको हिंदी में आप, संरक्षण। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि यूएन सेलेक्टिविटी अंडर द एजिस ऑफ यूएनएओसी, कि यूएनएओसी के संरक्षण में जो ये यूएन की सेलेक्टिविटी है, एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यूएनएओसी के बारे में वर्णन है, ये एक ऐसा संगठन है दैट वॉज सेटअप, जिसको कि स्थापित किया गया। वो जो सेटअप, अब आप देख रहे हो कि थर्ड फॉर्म कैसे नहीं आई, तो सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है, सेट 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 ही होता है। सेटअप का मतलब स्टैब्लिश करना होता है कि एक ऐसा संगठन है जिसको कि स्थापित किया गया कब? 2005 में। किसके लिए स्थापित किया गया? प्रिवेंट पोलराइजेशन। पोलराइजेशन ध्रुवीकरण को बोलते हैं, ध्रुवीकरण का मतलब बांटना होता है, ठीक है। कि इसको इसलिए यहां पे स्थापित किया गया कि ये सोसाइटीज और कल्चर्स के बीच में ध्रुवीकरण को रोके, ठीक है, मतलब समाज ना बटे, संस्कृतियां ना बटे, इसलिए इसको स्थापित किया गया। एंड टू ब्रिज डिफरेंसेस, ब्रिज डिफरेंस, और एक होता है ब्रिज गैप। इसका मतलब जो भी आपके बीच में कह सकते हो कि गैप है, उस गैप को कम करना, ठीक है, आपके बीच दूरियां हैं, उन दूरियों को कम करना, उसे कहते हैं ब्रिज डिफरेंसेस। डिफरेंसेस का मतलब मतभेद होता है, मतभेद का मतलब
आप कह दो कि भाई आप जैसे कोई दो व्यक्ति उनके मतभेद हैं, इसका मतलब उनमें दूरियां हैं उस बिंदु को लेकर। ब्रिज, वैसे ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल, और पुल क्या काम करता है, पुल दो जगहों को जोड़ता है। तो वैसे ही है कि डिफरेंसेस को जोड़ेगा, इसका मतलब पुल है वो इन दूरियों को कम कर देगा। ठीक है, तो ब्रिज डिफरेंसेस का मतलब है दूरियां कम करना, बिटवीन देम, उनके बीच। ओनली सर्व्स, तो ये जो चीज है ये केवल और केवल फुलफिल करती है, सर्व करती है, टू फर्दर द थियरी ऑफ एन इनएविटेबल, इनएविटेबल अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल जिससे आप बच नहीं सकते हो, फर्दर का मतलब आगे बढ़ाना। तो ये जो चीज है वो केवल और केवल सर्व करती है, क्या चीज, इस थियरी को आगे बढ़ाती है। किसका थियरी, इनएविटेबल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, कि जो सभ्यताएं हैं उनका जो क्लैश है, उनका टकराव है, जो निश्चित रूप से टकराव होगा ही, ये कहना चाहता है। इनएविटेबल एडजेक्टिव है क्योंकि ABLE से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो टकराव है उसका ये मतलब उस थियरी को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। इंस्टीड मतलब इसकी बजाय, एक बार फिर समझना, मतलब सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय स्टेटमेंट में क्या कहा गया, भारत के स्टेटमेंट में कहा गया कि यूएन की जो चयनात्मकता वाली बात है ना, UNAOC के संरक्षण में, ये एक ऐसा संगठन है जिसे कि स्थापित किया गया था 2005 में। अगर आप यहां से यहां तक की बात को हटा दोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा था। ठीक है, बीच में इसने UNAOC को थोड़ा सा बताया है, डिस्क्राइब किया है कि UNAOC एक ऐसी संस्था है जिसे कि स्थापित किया गया 2005 में। किस लिए स्थापित किया गया था, ताकि समाज और कल्चर्स, समाज और संस्कृतियां जो बटी हुई हैं उनको उस मतलब पोलराइजेशन को, उस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए इसको स्थापित किया गया था, और उनके बीच, समाज और संस्कृतियों के बीच जो गैप है उस गैप को कम करने के लिए इनको स्थापित किया गया था। समझ में आ गई बात। अब यहां एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, यूएन सिलेक्टिविटी। ये जो भारत ने कहा कि यूएन की जो चयनात्मकता है वो केवल और केवल क्या काम करती है, वो केवल, सर्व का मतलब किसी पर्पज को पूरा करना, उसका काम फिलहाल क्या चल रहा है, वो केवल और केवल जो एक सिविलाइजेशन का टकराव है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, जो सभ्यताओं का टकराव है। और ये कह रहा है कि ये जो थियरी है इनएविटेबल थियरी बता रहा है। इनएविटेबल का मतलब हो गया अपरिहार्य, जिसको आप रोक ही नहीं सकते। तो ये जो सिलेक्टिविटी वाली बात है कि भाई ये चयनात्मकता वाली बात है, भारत का कहना है कि UNAOC के संरक्षण में जो केवल कुछ धर्मों की बात ही कर रहा है, केवल इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ये जो यहूदी है उन्हीं की बात कर रहा है, तो ये केवल और केवल इस थियरी को आगे बढ़ाता है, केवल इस सिद्धांत को आगे बढ़ाता है। क्या सिद्धांत, कि भाई इनएविटेबल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं का टकराव तो होगा ही, आगे चलकर समाज बटेगा ही, पोलराइज होगा ही, है ना, ये करता है। इंस्टीड इसलिए लगाया क्योंकि इसका काम तो क्या था, इसका काम तो था कि टकराव को रोकें, यहां मतभेदों को कम करें, समाज के ध्रुवीकरण को रोकें। इसकी बजाय ये काम ये कर रहा है, तो इंस्टीड का मतलब के बजाय है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि सर इंस्टीड में ऑफ क्यों नहीं लगा, तो क्योंकि देखो इंस्टीड में ऑफ तब लगता है जब इसके आगे आपको दे रखा होता किसकी बजाय, लेकिन चूंकि इसके आगे कुछ नहीं है इसलिए आप इंस्टीड करके ही छोड़ देंगे, ऑफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट चाहता है। आगे अगर ऑफ लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चाहिएगा, ऑब्जेक्ट आपने लगाया ही नहीं तो फिर प्रिपरेशन भी नहीं आएगा। आगे आ जाओ। इंडियाज कंसर्न्स, भारत की जो चिंताएं हैं, भारत के जो कंसर्न्स हैं, किसको लेकर, ओवर द यूएन रेजोल्यूशंस, यूएन के जो प्रस्ताव हैं उनको लेकर। ठीक है, ओवर का मतलब इन पर कवर करते हुए। ठीक है, तो भारत की जो चिंताएं हैं, मैं फिर बता रहा हूं, जहां अपोस्ट्रोफी लगता है वो नाउन होता है, अपोस्ट्रोफी के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन होता है, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो भारत की चिंताएं जो है यूएन रेजोल्यूशंस को लेकर, दैट पोर्ट्रे, दैट आ रहा है रेजोल्यूशंस को लेकर, वो रेजोल्यूशंस जो कि पोर्ट्रे मतलब चित्रित करते हैं, दर्शाते हैं, डेलिनिएट करते हैं। ओनली 3 रिलीजन्स क्या चित्रित करते हैं कि केवल 3 धर्म ही ऐसे हैं जो कि विक्टिम्स हैं। 3 धर्मों को ही दर्शाया गया है, किस रूप में, शिकार के रूप में। विक्टिम्स का मतलब पीड़ित, किससे मतलब ये शिकार है, रिलीजियस हेटर्ड, जो धार्मिक नफरत है उसके। तो ये जो रेजोल्यूशंस हैं आर कंप्लीटली वैलिड, ये मतलब भारत की चिंताएं हैं वो कंप्लीटली वैलिड है। समझना फिर से, एक बार मैं इसको फिर से बताऊं तो ये बहुत ही सिंपल देखो होता है, लेकिन आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। भारत की जो कंसर्न्स हैं, ये कंसर्न्स, भारत की चिंताएं जो हैं वो पूरी तरीके से वैलिड है, बिल्कुल सही है, जायज है। वैलिड मतलब जायज है, सही है। तो भारत की चिंताएं बिल्कुल सही है। चिंता किस बारे में है कि यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं उसको लेकर चिंताएं हैं, यूएन ने जो प्रस्ताव पारित करवाए ना उसके बारे में चिंताएं हैं। उन प्रस्तावों में यह कहा गया है कि ये 3 धर्म ही ऐसे हैं जो कि धार्मिक नफरत के शिकार हैं, तो भारत की चिंताएं जायज हैं। एंड इट इज इंपॉर्टेंट, और यह बात महत्वपूर्ण है, दैट दे आर ब्रॉडेंड टू इंक्लूड एवरी कम्युनिटी।
अब ये दे आ रहा है किसके, रेजोल्यूशंस के लिए। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि उनको ब्रोडेन किया जाए, ब्रोड मतलब वृहद करना, चौड़ा करना, ब्रॉड का चौड़ा होता है, तो यहां पे इसका मतलब बड़ा स्तर फैलाना, विस्तार देना। और इंपॉर्टेंट ये है कि उन प्रस्तावों को यहां ब्रोडेन किया जाए, किसके लिए, टू इंक्लूड एवरी कम्युनिटी, कि इसमें हर एक कम्युनिटी को शामिल करो, केवल 3 धर्म नहीं, हर एक समुदाय को शामिल करो। और समुदाय कौन सा, तो दैट आ रहा है इसके लिए, वो समुदाय जो फेस कर रहा है रिलीजन बेस्ड वायलेंस, धार्मिक आधार पर अगर हिंसा को फेस कर रहा है तो उसको शामिल करो। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो इज के बाद में आ रहा है, तो आप इसको, अब यहां जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप यहां पे ये मत समझना कि ये मैन वर्ब के बाद में आ गया, ये यहां लिंकिंग वर्ब है इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना जब मैन वर्ब लगती है मैन वर्ब से पहले ही आता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण है, दैट द गवर्नमेंट थॉट्स का मतलब होता है फॉइल करना, असफल करना, विफल करना, रोकना, किसी चीज को होने से रोकना, उसे कहते हैं फॉइल। इसको बोलते हैं थॉट, रे का उच्चारण नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार जो है पाकिस्तान के पर्टिकुलरली इंसीडियस अटेम्प्ट्स, इंसीडियस का मतलब डेंजरस कह दो, इंसीडियस का मतलब अनप्लीजेंट कह दो, है ना, जो भी आप कह सकते हो, खतरनाक, घातक, इन सब अर्थ में इसको यूज कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार यहां पाकिस्तान के विशेष रूप से इंसीडियस अटेम्प्ट्स, एक बात और देखना, अटेम्प्ट्स यहां नाउन हुआ, अटेम्प्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगाया, एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ओयूएस लग रहा है, और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब लगाया, एलवाई एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार यहां पे पाकिस्तान के जो विशेष करके जो घातक प्रयास हैं, जो डेंजरस प्रयास हैं, उनको रोक रही है। टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, पाकिस्तान के प्रयास क्या है, पाकिस्तान यहां कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है, यहां विवाद को जन्म देना चाहता है, किसके खिलाफ, भारत के खिलाफ। यह भी मैंने प्रश्न दिया था, कॉमन एरर में अगेंस्ट लगा हुआ है, एट दिस टाइम, इस समय पर। बाय पनिशिंग दीज रेजोल्यूशंस, बाय पुशिंग दीज रेजोल्यूशंस, इन रेजोल्यूशंस को पुश करके, पुश का मतलब धकेलना, आगे की ओर धक्का देना, इन रेजोल्यूशंस को आगे की ओर धकेलकर, एज इंडिया स्टेप्स टू टेक इट्स 2-year सीट, क्योंकि भारत जो है, स्टेप्स मतलब कदम बढ़ाना, भारत अब कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि भारत यहां पे 2 साल यूएन के अंदर रहेगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल तक बना रहेगा। इस कारण से पाकिस्तान का प्रयास है कि भारत के खिलाफ यहां कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहा है। एक बार फिर समझेंगे यहां से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सरकार यहां पे कोशिश कर रही है विफल करने का पाकिस्तान के प्रयासों को। पाकिस्तान का प्रयास किया है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है इस समय पर, और कैसे कर रहा है, बाय पुशिंग दीज रेजोल्यूशंस, इन रेजोल्यूशंस को पुश करके, क्योंकि भारत जो है वो अब 2 साल यहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, स्टेप 2 का मतलब हो गया कदम बढ़ा रहा है, तो भारत के खिलाफ यहां कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है पाकिस्तान। न्यू दिल्ली हैज बीन कंसर्न्ड, भारत के लिए न्यू दिल्ली भी राजधानी है, तो भारत की बात ही कर रहा है, तो भारत जो है यहां पे चिंतित रहा है, हैज बीन कंसर्न्ड, चिंतित रहा है, किसके द्वारा, बाय एन इंक्रीज इन इंट्रूसिव लैंग्वेज। इंट्रूसिव का मतलब कह सकते हो व्यवधानकारी, इंट्रूसिव का मतलब आप कह सकते हो इंटरफेयर करने वाली, ठीक है, हस्तक्षेप करने वाली। तो यहां भारत इससे भी चिंतित रहा है, किससे, क्योंकि हस्तक्षेप करने वाली भाषा बढ़ी है, उसमें बढ़ोतरी आई है, एन के बाद आ रहा है तो ये नाउन है, ठीक है, और ये इंट्रूसिव यहां पे एडजेक्टिव है, ये लैंग्वेज यहां पे नाउन है। फ्रॉम द यूएन बॉडीज, जो भी यूएन निकाय है, यूएन की जो संस्थाएं हैं, कंसर्न्ड का मतलब संबंधित। एक बात समझने की है, कंसर्न अगर नाउन से पहले आता है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में आता है, तो कंसर्न का मतलब होता है चिंतित, ठीक है, और कंसर्न जब नाउन के बाद में आता है, ठीक बाद में, इसे पोस्ट पोज एडजेक्टिव कहते हैं, इसका मतलब होता है संबंधित, रिलेटेड। तो भारत यहां पे चिंतित रहा है, किस लिए, क्योंकि यूएन जो बॉडीज हैं, यूएन के जो भी मतलब संस्थाएं हैं, वो मतलब यहां पे जो संबंधित संस्थाएं हैं उनके द्वारा हस्तक्षेप करने वाली भाषा में बढ़ोतरी हुई है, वो बार बार में इंटरफेयर कर रही है भारत के मामलों में, इस बात को लेकर भारत चिंतित है। एज वेल का मतलब साथ ही, ठीक है, गिवन दैट, इसको देखते हुए, गिवन दैट मतलब कंसिडरिंग, गिवन यहां प्रेपोजिशन के रूप में आता है, गिवन का मतलब कंसिडरिंग, ये देखते हुए कि यूएनएओसी इशूड अ स्टेटमेंट, क्योंकि यूएनएओसी ने एक स्टेटमेंट इशू किया था ऑफ ग्रेव कंसर्न। ग्रेव का मतलब है सीरियस, ग्रेव एडजेक्टिव है, ठीक है, तो स्टेटमेंट रिलीज किया था यूएनएओसी ने कि गंभीर चिंता जताई थी, किस बात को लेकर, ओवर द दिल्ली राइट्स, राइट्स का मतलब दंगे,
जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसको लेकर। कब की बात है? फरवरी। मंथ का नेम है इसलिए इन है, मंथ के साथ डेट भी होती तो ऑन आ जाता। तो फरवरी में जो दंगे हुए थे उसको लेकर, दिस ईयर, इस साल, दैट इट सेड, जिसे कि इसने कहा, किसने? यूएनएओसी ने। जिन दंगों को इसने कहा कि रिजल्टेड इन, कि ये जो दंगे हैं वो, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला, रिजल्ट इन का बराबर होता है लीड टू। रिजल्ट इन को आप इक्वल रख सकते हैं लीड टू के, कि इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि कैजुअलिटीज हुई, मतलब मर गए। कौन? मोस्टली मुस्लिम्स, मतलब अक्सर, मतलब अधिकतर मुस्लिम्स लोग इसमें मरे दंगों में, ये कहना चाहता है। कैजुअलिटीज इनकी, चोट आना, मर जाना, घायल होना, ये सब कैजुअलिटीज में आता है। तो भारत जो है यहां पे चिंतित रहा है किससे? कि जो बढ़ोतरी हुई है हस्तक्षेप करने वाली भाषा की, उससे। ये भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है? यूएन की जो संबंधित बॉडीज हैं उनसे। इसको देखते हुए कि यूएनएओसी ने एक स्टेटमेंट इश्यू किया था और स्टेटमेंट में कहा था कि हम, ये गंभीर चिंता का विषय है जो दिल्ली में दंगे हुए थे फरवरी के अंदर, उनको लेकर इस साल, जिसमें कि इसने कहा, यूएनएओसी ने कहा कि इन दंगों ने, इसका परिणाम यह निकला कि अधिकांश मुस्लिम्स इसमें मरे थे। इंडिया इज कीन, भारत यहां पे उत्सुक है। कीन का मतलब ईगर, भारत यहां पे ईगर है किस चीज को लेकर? टू पुश बैक। पुश बैक का मतलब होता है कि आप इसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या, काउंटर अटैक कैसे करोगे। ये तो यूएनएओसी ने कह दिया, अब भारत काउंटर अटैक कैसे करेगा, उसको पुश बैक कह रहा है। तो भारत यहां पे उत्सुक है यूएनएओसी को काउंटर अटैक करने के लिए, यूएनएओसी का जवाब देने के लिए। एंड अदर यूएन आर्म्स, और अन्य जो यूएन की आर्म्स का मतलब वैसे तो भुजाएं होती हैं, लेकिन यहां पे हैं जो भी यूएन की संस्थाएं हैं, ठीक है, उनको लेकर। तो अन्य जो यूएन की संस्थाएं हैं उनको लेकर यहां पे भारत उत्सुक है कि उनको जवाब देना चाह रहा है। लाइक द यूएन ह्यूमन राइट्स, अब यहां उदाहरण दिया है। अन्य संस्थाएं कौन सी? जैसे कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसको मान लो आप। जैसे कि यूएन की मानव अधिकार जो संघ है उसको मान लीजिए। दैट हैव, अब ये आर्म्स के लिए है। वो संस्थाएं जिन्होंने की क्रिटिसाइज किया था, जिन्होंने की आलोचना की थी, किसकी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब देखो ये एक्ट का नाम है इसलिए द का प्रयोग है। जो नागरिक संशोधन अधिनियम है उसको अब आलोचना की थी। उन सब का जवाब देने के लिए, उन सब के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए भारत यहां पे उत्सुक है, ठीक है। एज इट सीक्स टू डू ऑल ऑफ दिस, इट मतलब इट भारत के लिए आ रहा है, सीक मतलब चाहना। अब चूंकि भारत ये चाह रहा है कि सब कुछ करना चाह रहा है, ये सब, ऑल ऑफ दिस, है ना। अब चूंकि भारत जो है वो ये सब कुछ करना चाह रहा है, हाउएवर, हालांकि द गवर्नमेंट मस्ट बी केयरफुल, लेखक कह रहा है फिर भी गवर्नमेंट को यहां पे निश्चित रूप से केयरफुल होना ही चाहिए। केयरफुल का मतलब सतर्क। अब यहां पे गवर्नमेंट को निश्चित रूप से केयरफुल होना चाहिए, किस बारे में? इंश्योर करने के बारे में। प्रेपोजिशन इसलिए आईएनजी है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है। इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना, ठीक है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दैट इन एक्सपोजिंग द यूएन्स सेलेक्टिविटी, कि इस चीज को एक्सपोज करने में, एक्सपोज क्या होता है? पर्दाफाश करना। इन प्रेपोजिशन तो आईएनजी लग गया। तो यूएन की जो सिलेक्टिविटी है, अब ये अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है तो ये नाउन और ये नाउन, यूएन की जो चयनात्मकता है, केवल इन 3 धर्मों के बारे में बात है, उसको एक्सपोज करने के चक्कर में इट डजंट ओपन ए फ्लैंक फॉर ए काउंटर चार्ज अगेंस्ट इंडिया। कहीं ऐसा ना हो कि यहां पे फ्लैंक का मतलब इसको एस्पेक्ट मान सकते हो, एरिया मान सकते हो, पहलू मान सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि भारत यहां पे कोई ऐसा एस्पेक्ट खोल दे, कोई ऐसा पहलू खोल दे फॉर काउंटर चार्ज अगेंस्ट इंडिया, कि भारत के खिलाफ ही आरोप लग जाए। काउंटर जहां लग गया मतलब के खिलाफ मान लो, ठीक है। तो चार्ज, आरोप, कि भारत आरोप लगा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भारत के खिलाफ ही आरोप लग जाए, लेखक का कहना है। एक बार फिर समझना, एज चूंकि इट सीक्स टू डू ऑल ऑफ दिस, भारत ये सब कुछ चाहता है करना, फिर भी गवर्नमेंट को यहां सतर्क रहना ही चाहिए इस चीज को सुनिश्चित करने में, कि भारत ये भी सुनिश्चित करे कि कहीं ऐसा ना हो कि यूएन की सिलेक्टिविटी को एक्सपोज करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि भारत यहां पे जो है एक कोई ऐसा पहलू, ऐसा क्षेत्र खोल दे जिसके अंदर भारत के खिलाफ ही काउंटर चार्ज लग जाए। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो नागरिक संशोधन अधिनियम है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, इसकी आलोचना की गई है, पैसिव वॉइस है, बीन के साथ थर्ड फॉर्म, किसके लिए? फॉर ऑफरिंग फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप। इसलिए आलोचना की गई है क्योंकि इसके द्वारा फास्ट ट्रैक नागरिकता दी जाएगी, बहुत तेज गति से नागरिकता प्रदान की जाएगी टू ओनली अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ रिलीजन्स। भाई ये क्यों कहा काउंटर चार्ज? क्योंकि जो यूएन कर रही है वो भारत भी कर रहा है, ऐसा लेखक का मानना है। कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, उदाहरण के लिए, उसकी आलोचना की गई है कि ये जो एक्ट है वो एक्चुअल में फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दे रहा है केवल चुने हुए
धर्म के एक संगठन को, लीविंग आउट मुस्लिम्स, और उसमें मुस्लिम्स को लीव आउट किया गया है, बाहर रखा गया। लीव का मतलब छोड़ना, आउट का मतलब बाहर, इसमें यूएन को बाहर रखा गया है। ठीक है, आगे देखो, इंडिया कैन नॉट कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, कॉल फॉर का डिमांड या आस्क फॉर भी कह सकते हो, इसी को आप आस्क फॉर भी कह सकते हो। तो भारत जो है वो डिमांड नहीं कर सकता अ कल्चर ऑफ पीस, शांति की, दैट स्टिचेस टुगेदर एन अलायंस ऑफ फेथ्स। अब वो कल्चर ऑफ पीस जो कि स्टिच मतलब बांधती है, जोड़ती है, स्टिच का टांका लगाना होता है, वैसे सिलाई करना होता है, लेकिन यहां पे जोड़ना। अलायंस ऑफ फेथ का मतलब क्या हो गया? फेथ्स का मतलब अलग अलग विश्वासों को मानने वाले जो भी तबके हैं। अलायंस का मतलब संगठन, गठबंधन, ग्रुप। तो भारत अब ये क्लेम नहीं मतलब डिमांड नहीं कर सकता कि कल्चर ऑफ पीस भारत को चाहिए। ठीक है, वो कल्चर ऑफ पीस जो कि फेथ्स के अलायंस को नजदीक लेकर आती है, अलग अलग धर्मों को एकजुट करती है, इसकी डिमांड भारत नहीं कर सकता। कल क्यों नहीं कर सकता? वाइल इंडियन स्टेट्स, अब दो काम साथ साथ में हो रहे हैं इसलिए वाइल लगा है, भारतीय राज्य ब्रिंग लॉज दैट सीक टू मेक डिफिकल्ट इंटरफेथ मैरिज, क्योंकि भारतीय राज्य जो हैं वो ऐसे कानून यहां पर लेकर आ रहे हैं। कौन से कानून? जिन कानूनों के तहत यह चाहा गया है कि यह मुश्किल हो जाए इंटरफेथ मैरिजेस, अलग अलग धर्मों में विवाह, अंतर विवाह जिसको बोलते हैं। तो अलग अलग धर्मों में विवाह, चूंकि भारत के राज्य जो हैं वो तो कानून लेकर आ रहे हैं ऐसा, जिनके माध्यम से वो कानून क्या करेंगे? वो रोड़ा अटकाएंगे, वो रोकेंगे इंटरफेथ मैरिजेस को। एक बात, उसी समय भारत कह रहा है कि हमें चाहिए कल्चर ऑफ पीस, जिससे क्या होगा कि एक अलायंस बने फेथ्स का, सभी धर्म के लोग हैं वो एकजुट हो जाएं, उनमें पोलराइजेशन ना हो। तो ये कैसे संभव है? इन द लार्जर एनालिसिस, अधिक बड़े विश्लेषण में, लार्जर अधिक बड़ा, एनालिसिस विश्लेषण, एनालिसिस नाउन है, एनालिसिस का प्लूरल बनता है, यहां पे आई की जगह ई आ जाएगा, एनालिसिस। ठीक है, तो एक बड़े विश्लेषण में द फोर्स ऑफ इंडियाज आर्ग्यूमेंट, तो भारत का जो आर्ग्यूमेंट है, भारत का जो तर्क है, उसका जो फोर्स है, उसका जो बल है, आर्ग्यूमेंट किसके खिलाफ? अगेंस्ट द यूएन सेलेक्टिव रेजोल्यूशंस, यूएन के उन प्रस्तावों के खिलाफ जो सेलेक्टिव हैं, जो चयनात्मक हैं, जो किसी एक दो तीन धर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड नॉन इंक्लूसिव लैंग्वेज, नॉन इंक्लूसिव का मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग जो यूएन कर रहा है जिसमें सभी को समावेशित करने की बात नहीं है। इंक्लूसिव समावेशित करना, नॉन इंक्लूसिव समावेशित ना करना। एज वेल एज द इंटरनेशनल एफर्ट्स, और साथ साथ में जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास हैं, किसके? ऑफ एडवर्सरीज। एडवर्सरीज का मतलब क्या होता है? जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं, जो भी आपके एनिमीज हैं, जो भी आपके होस्टाइल्स हैं, दुश्मन हैं, जैसे कि पाकिस्तान। रिमेंस, तो ये जो चीज है, ये फोर्स जो है वो यहां पे बना हुआ है इट्स ओन सेक्युलर क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब पहचान, आइडेंटिटी। ठीक है, इसकी खुद की जो धर्मनिरपेक्षता की आइडेंटिटी है। एनश्राइंड, जो कि संरक्षित है, प्रिजर्व्ड है। एनश्राइंड का मतलब होता है प्रिजर्व्ड, जो कि प्रिजर्व्ड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन पर द लगता है। एंड इट्स प्लूरलिस्टिक एथोस, एथोस का मतलब एथिक्स, मॉरलिटी, प्लूरलिस्टिक मतलब बहुलवादी, अनेकों धर्मों को मानने वाले लोग यहां रहते हैं, है ना। इस प्रकार का लोकाचार यहां पे है कि अलग अलग धर्मों के लोगों को यहां पे स्थान दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बात निहित है, तो इसको झलकाता है ना। भारत इतना बड़ा तर्क क्यों दे रहा है उसकी बात कर रहा है। फिर समझना कि बड़ा अगर एनालिसिस करें, थोड़ा जानना चाहें कि भारत क्यों यहां पे मतलब राजी नहीं है, क्यों मतलब भारत विरोध कर रहा है, तो उसके पीछे जो फोर्स है कि भारत का जो आर्ग्यूमेंट है यूएन के इन सेलेक्टिव रेजोल्यूशंस के खिलाफ, और जो यूएन की नॉन इंक्लूसिव लैंग्वेज है कि यूएन ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है कि जिसके अंदर यूएन सभी को साथ में लेकर नहीं चल रहा है। यूएन रेजोल्यूशंस ऐसे लेकर आ रहा है जिसमें सभी धर्मों की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, साथ साथ में जो भी मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रयास हैं, ठीक है, किसके? पाकिस्तान जैसे शत्रुओं के, इसके खिलाफ जो भारत आ रहा है, कि भारत के आर्ग्यूमेंट किस किसके खिलाफ है? पाकिस्तान जैसे जो एडवर्सरीज हैं, जो भी शत्रु हैं भारत के, उनके जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास हैं, यूएन की सिलेक्टिव रेजोल्यूशंस हैं उनके खिलाफ, साथ में नॉन इंक्लूसिव लैंग्वेज के खिलाफ, इन तीनों चीजों के खिलाफ जो भारत के आर्ग्यूमेंट है, उसका जो फोर्स है कि भारत के पास इतनी मतलब क्या कहें कि इसकी ताकत कहां से है, क्या मतलब भारत क्या सोचकर ये बोल रहा है, तो ये भारत का जो आधार है वो बना हुआ है इसका खुद का जो सेक्युलर क्रेडेंशियल है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत की पहचान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में है, और वो जो चीज है वो प्रिजर्व्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में भी लिखी है भारत के अंदर कि भारत में। ठीक है, और भारत का जो एक इथोस है, लोकाचार है कि भारत बहुलवादी देश है, सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है, इस कारण से भारत ये बात कह रहा है। तो ये हो गया आज का एडिटोरियल। रिवीजन की बात करेंगे। एनश्राइन का मतलब होता है प्रिजर्व करना, संरक्षित रखना, अभी लास्ट में आया था वर्ड,
कंजर्व करना भी कह सकते हो। श्राइन का मतलब होली प्लेस है, धार्मिक स्थान है, पवित्र स्थान है। इथोज जो शब्द है, इथोज का मतलब होता है क्या, लोकाचार, तो इसको आप क्या कह सकते हो, एथिक्स, नीतिगत चीजें। फिर राइट है, राइट का मतलब दंगा होता है, दंगा फसाद, डिसऑर्डर, ट्यूमल्ट, ये सब होता है, तो बी से जोड़ देंगे। और थॉट का मतलब फॉइल है, विफल करना है, असफल करना है, तो ए से जोड़ देंगे। तो ये आपके हुए मैच द कॉलम्स वाली चीजें। आगे बात करेंगे ट्रांसलेशन की। तुम्हारे मतलब का उसमें कुछ नहीं है। सेंटेंसेस वो ले रहा हूं जो आप रूटीन में यूज कर सकते हैं। इफ यू आर कीन टू लर्न इंग्लिश, इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन यू मस्ट फोकस ऑन दैट सेगमेंट। इस पे बात करनी चाहिए आपको, इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं। हर एक सेशन में 3 सेंटेंसेस आपको मिलते हैं, और वो सेंटेंसेस जो आपके उपयोगी हो सकते हैं। तुम्हारे मतलब का उसमें कुछ नहीं है, तो देयर इज नथिंग फॉर योर यूज, देयर इज नथिंग फॉर योर यूज। यह साफ है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, तो ये यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, ये तो बना ही दोगे। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होना है, नेगेटिव सेंटेंस है, यू के साथ डोंट आएगा, सिंगल होता डजंट आता, यू डोंट वांट टू टॉक टू मी। ये साफ है, इट्स क्लियर भी कह सकते हो, या इट इज एपेरेंट भी कह सकते हो। की के लिए दैट लगा दिया, तो इट इज एपेरेंट दैट यू डोंट वांट टू टॉक टू मी। अपने सिगरेट पीने की आदत छोड़, अब होने को तो ये भी हो सकता है गिव अप, छोड़ देना, लेकिन यहां पे देखो एक वर्ड सिखा रहा हूं, किक योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग। किक मतलब किक, कोई हैबिट करते हो आप, इसका मतलब छोड़ना उस आदत को। गिव अप योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग, वो तो सिंपल हो ही गया, वो तो आपको आ रहा भी होगा। तो किक योर हैबिट ऑफ स्मोकिंग, अपने सिगरेट पीने की आदत छोड़ दो। तो ये था इस एडिटोरियल में। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।